independent events. Two events A and B associated to a random experiment are independent if the probability of occurrence or non-occurrence of A is not affected by the occurrence or non-occurrence of B. अब ये डेफिनेशन ही सबसे इंपॉर्टेंट है. देखिए, किसी इवेंट के अकर होने या नहीं होने से दूसरे के होने या नहीं होने पर कोई फर्क नहीं पड़ता हो तो वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं. दोनों बात से हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए. उसके अकर होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है दूसरे इवेंट के होने पर, उसके होने से दूसरे इवेंट के नहीं होने पर भी फर्क नहीं पड़ रहा है, पहले के नहीं होने से दूसरे के होने पर भी फर्क नहीं पड़ रहा है और दूसरे के नहीं होने पर भी फर्क नहीं पड़ रहा है. तो यहां पर क्लियरली लिखा हुआ है two events A and B associated to a random experiment are independent if the probability of occurrence or non-occurrence of A is not affected by the occurrence or non-occurrence of B. यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसमें. अब पता कैसे करेंगे? तो यहाँ पर दो क्राइटेरिया होते हैं. Two events A and B are independent if and only if PB by A equal to PB. भाई ये पी बी बाय ए क्या रिप्रेजेंट करता है? ए के अकर होने के बाद बी के अकर होने की प्रोबेबिलिटी, लेकिन इससे फर्क ही नहीं पड़ रहा है. इट मीन्स अगर हम डायरेक्टली पी बी निकालें तो भी हमें वो पी बी बाय के ए के इक्वल मिलना चाहिए, और लेकिन ये दोनों कंडीशंस एक साथ सेटिस्फाई होनी चाहिए. सो पी बी बाय ए इक्वल टू पी बी एंड पी ए बाय बी इक्वल टू पी ए, देन द इवेंट्स आर said to be independent. एक और क्राइटेरिया है, if PA intersection B equal to PA into PB, then also events are called independent. जो कि ये रहा कंडीशन. If A and B are independent events, then PA intersection B is equal to PA into PB. अब इसमें यहाँ पर दो कंडीशंस हैं, दो डिफरेंट केसेस होते हैं. एक होता है पेयर वाइज इंडिपेंडेंट और एक होता है म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इवेंट्स. तो जो पेयर वाइज इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं वो क्या होते हैं और म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ये सब अभी हम देखेंगे. तो पेयर वाइज इंडिपेंडेंट इवेंट्स, यहाँ पर एक रैंडम एक्सपेरिमेंट एस से रिलेटेड हमने कुछ इवेंट्स कंसिडर किए. लेट A1, A2, A3 अप टू A and B एंड इवेंट्स एसोसिएटेड टू अ रैंडम एक्सपेरिमेंट. These events are said to be pairwise independent if AI intersection AJ is equal to PAI into PAJ for all I comma J, or I comma for all I is not equal to J where I comma J 1 to N. इसको ध्यान से आराम से समझते हैं. देखिए, हमें N मान लेते हैं, n को भी 3 पर रेस्ट्रिक्ट करते हैं. तीन इवेंट्स हैं A1, A2, A3. ये इंडिपेंडेंट कब होंगे? जब पेयर वाइज इंडिपेंडेंट, जब A और B आपस में इंडिपेंडेंट हो, सॉरी A1 और A2 आपस में इंडिपेंडेंट हो, A2, A3 आपस में इंडिपेंडेंट हो और A1, A3 आपस में इंडिपेंडेंट हो. तो अगर ये पेयर वाइज, क्योंकि पेयर वाइज ये इंडिपेंडेंट है इसलिए इसको हम बोल रहे हैं पेयर वाइज इंडिपेंडेंट. तो यहां पर ये क्या लिखा हुआ है? अब अगर A1, A2 इंडिपेंडेंट हैं तो PA1 इंटरसेक्शन A2 को हम क्या लिखेंगे? PA1 इंटू PA2. ऐसे ही PA2 इंटरसेक्शन A3, ये क्या आएगा? PA2 इंटू PA3. सिमिलरली PA3 इंटरसेक्शन A1, ये क्या मिलेगा? PA1 इंटरसेक्शन PA2. ये सब आएगा. तो अब यहां पर जो है यही लिखा है जनरलाइज केस में कि अगर A1, A2, A3 n एलिमेंट्स हैं तो ये पेयर वाइज इंडिपेंडेंट तब होंगे जब कोई भी दो का पेयर हम कंसिडर कर लें तो भी वो इंडिपेंडेंट हो. और कोई भी दो के इंडिपेंडेंट होने की कंडीशन क्या होती है? वो यहां लिखा है जनरलाइज केस में PAI इंटरसेक्शन AJ इक्वल टू PAI इंटू PAJ. ये है.
अब म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इवेंट्स जो हैं वो पेयर वाइज इंडिपेंडेंट तो होंगे ही, लेकिन साथ में और भी कंडीशंस होंगी इसके साथ में। तो इसको डिफाइन किया है, लेट A1 A2 A3 up to AN be n events associated to a random experiment. These events are said to be mutually independent if the probability of simultaneous occurrence of any finite number of them is equal to product of their separate probabilities. ये वही है, मतलब PA1 इंटरसेक्शन A2 वो PA1 इंटू PA2 आ जाए, P ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 वो आएगा P ऑफ A1 इंटू P ऑफ A2 इंटू P ऑफ A3। सिमिलरली अगर 4 का कॉम्बिनेशन लेते हैं P ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 इंटरसेक्शन A4, तो वो PA1 इंटू PA2 इंटू PA3 इंटू PA4 हमें मिल जाए इस तरीके से। और अगर जनरलाइज केस है n के लिए, तो वो n के लिए हमें उस तरीके से मिल जाएगा। तो ये वही कंडीशन है। पेयर वाइज में इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज के प्रोडक्ट के इक्वल हो गया। अगर 3 की कंडीशंस लेते हैं तो 3 के इक्वल हो जाए, उनकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज के प्रोडक्ट के इक्वल हो जाए। मीन साइमल्टेनियस अक्रेंस probability of simultaneously occurrence of 3 events equal to product of probabilities of individual occurrence of the events, है ना। 4 में 4 का हो जाए और n में n के लिए हो जाए, ऐसे। यहाँ पर इस तरीके से अगर ये है A1 A2 up to AN, तो ये PA1 into PA2 up to PN हो जाए। तो ये होता है म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अब इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं, उसको हम देख लेते हैं। इफ A1 A2 A3 up to AN are pairwise independent events, then total number of conditions for their pairwise independence is NC2। ये जो है ये पेयरवाइज के लिए जो टोटल कंडीशंस है दैट इज NC2। n में से 2 को सिलेक्ट करने के नंबर ऑफ वेज NC2 होते हैं, इसलिए उतनी ही कंडीशंस रिक्वायर्ड होंगी। वेयर इज फॉर म्यूचुअली इंडिपेंडेंसेस देयर मस्ट बी हाउ मेनी कंडीशंस। तो यहाँ पर जो कंडीशंस होंगी बेसिकली वो होंगी ये NC2 प्लस NC3 अप टू NCN। और बाइनोमियल थ्योरम में ये हम पढ़ते हैं NC1 प्लस NC2 अप टू NCN, वो 2 to the power n minus 1 होता है। तो 2 to the power n minus 1 तो ये हो गई, और NC1 वाली कंडीशन माइनस कर देंगे, वो टर्म यहाँ मिसिंग है तो उसका -1 और आएगा। सो देयरफॉर 2 to the power n minus 1 conditions are there for mutually independent events. Mutually independent events are always pairwise independent, but the converse need not be true। तो ये तो है ही कि ये जो म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं उसका क्राइटेरिया में यही है कि पहले वो पेयर वाइज हों, फिर 3-3 का कॉम्बिनेशन, फिर 4 का एंड सो ऑन। तो वो म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इवेंट्स तो डेफिनेटली होंगे ही। तो देखते हैं ये क्वेश्चन है, a lot contains 50 defective and 50 non-defective bulbs. 2 bulbs are drawn at random, one at a time with replacement. Then events A, B, C are defined as। तो जो फर्स्ट इवेंट है वो है the first bulb is defective। first bulb is defective। first bulb is defective। event B है the second bulb is non-defective। third the 2 bulbs are both defective और both non-defective। अब हमें फाइंड करना है कि ये पेयर वाइज इंडिपेंडेंट हैं या पेयर वाइज डिपेंडेंट इवेंट्स हैं, ये हमें चेक करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर टोटल जो बल्ब्स हैं 50 डिफेक्टिव और 50 नॉन डिफेक्टिव है, ठीक है।
तो P ऑफ A फाइंड कर लेते हैं। P ऑफ A मीन्स फर्स्ट बल्ब इज डिफेक्टिव। ध्यान रखें कि जो बल्ब्स हम ड्रॉ कर रहे हैं वो 1 बाय 1 विथ रिप्लेसमेंट हो रहा है, यहाँ पर विथ रिप्लेसमेंट। तो यहाँ पर 50 बाय 100 से हमें मिल जाएगा 1 बाय 2। ठीक है। P ऑफ B, क्योंकि अब जो बल्ब है उसको वापस से रिप्लेस कर दिया है तो टोटल बल्ब्स अभी भी 100 हैं। तो फर्स्ट बल्ब इज डिफेक्टिव, इसकी प्रोबेबिलिटी हो गया 1 बाय 2। सेकेंड बल्ब इज नॉन, सेकेंड ड्रॉन बल्ब इज नॉन डिफेक्टिव, वो अगेन 50 बाय 100 से 1 बाय 2 होगा। और C जो है वो है इवेंट द टू बल्ब्स आर बोथ डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव। तो पहला बल्ब डिफेक्टिव है, इसकी प्रोबेबिलिटी 1 बाय 2 है। दूसरा भी डिफेक्टिव है, अगेन 1 बाय 2, क्योंकि विद रिप्लेसमेंट हो रहा है। या फिर हो सकता है पहला नॉन डिफेक्टिव, दूसरा भी नॉन डिफेक्टिव। 1 बाय 4 प्लस 1 बाय 4, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 1 बाय 2। ये तो हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया P ऑफ C। अब हमें ये देखना है कि P ऑफ A इंटरसेक्शन B क्या मिल रहा है हमें। तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B फाइंड किया। P ऑफ A इंटरसेक्शन B का मतलब है फर्स्ट बल्ब इज डिफेक्टिव एंड सेकेंड बल्ब इज ऑल्सो डिफेक्टिव। दोनों नहीं, फर्स्ट बल्ब इज डिफेक्टिव, सेकेंड बल्ब इज नॉन डिफेक्टिव। तो फर्स्ट बल्ब डिफेक्टिव है, इसकी प्रोबेबिलिटी 1 बाय 2 है। और क्योंकि ये जो है यहाँ पर वापस से हमने रिप्लेस कर दिया है, तो बेसिकली ये यहीं से हमें दिख रहा है कि ये तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं A एंड B, क्योंकि जब रिप्लेस कर ही दिया है तो सेकेंड बल्ब अब वो डिफेक्टिव आएगा या नॉन डिफेक्टिव, उसका फर्स्ट बल्ब से के डिफेक्टिव होने या होने से कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि हमने बल्ब को वापस से रिप्लेस कर दिया है। तो ये हमें यहाँ पर क्या मिल गया, 1 बाय 2 इंटू 1 बाय 2, 1 बाय 4 हमें यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है। ऐसे ही P A इंटरसेक्शन C फाइंड किया, फर्स्ट वन इज डिफेक्टिव, तो फर्स्ट बल्ब डिफेक्टिव है, उसकी प्रोबेबिलिटी हो गया 1 बाय 2। और फिर सेकेंड बल्ब जो आए C का मतलब है दोनों अब डिफेक्टिव हो जाएं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी 1 बाय 2 है, तो अगेन ये 1 बाय 4 हो गया। सिमिलरली P B इंटरसेक्शन C भी हमें 1 बाय 4 मिल जाएगा। लेकिन जब हम यहाँ पर P A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C फाइंड करेंगे तो ये क्या मिलेगा। अब क्योंकि A का मतलब है फर्स्ट बल्ब इज डिफेक्टिव, B का मतलब है सेकेंड बल्ब इज नॉन डिफेक्टिव, B का मीनिंग, और C जो है इवेंट वो क्या था, बोथ आर डिफेक्टिव और बोथ आर नॉन डिफेक्टिव। अब फर्स्ट अगर डिफेक्टिव है और सेकेंड नॉन डिफेक्टिव है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि C इवेंट जो कि है दोनों डिफेक्टिव हो जाए या दोनों नॉन डिफेक्टिव, ये इम्पॉसिबल हो गया। इसका मतलब ये कैसा हो गया, 0 आ गया। तो सिंस P of A intersection B intersection C is not equal to PA into PB into PC, therefore functions are not mutually independent। और देखते हैं, अब कुछ थ्योरम्स हैं जो हमें देखना है यहाँ पर। If A and B are independent events associated with a random experiment, then prove that। अब देखिए by the definition हम डायरेक्ट भी बोल सकते हैं। डेफिनेशन ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या है, इफ अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ एनी इवेंट, अगर किसी इवेंट के अकर होने और नहीं होने से दूसरे इवेंट के अकर होने और नहीं होने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, तो वो दोनों इवेंट्स कैसे होते हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं। किसी एक इवेंट के होने से दूसरे के होने या नहीं होने पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, और किसी एक इवेंट के नहीं होने से भी दूसरे इवेंट के होने या नहीं होने पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ये तो यही बात खत्म हो गई। इफ A एंड B आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, देन A बाय बार एंड या A डैश एंड B डैश विल आल्सो बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स। लेकिन मैथमेटिकली कैसे प्रूव करेंगे वो हम देखते हैं। सबसे पहले गिवन दैट P of A intersection B is equal to PA into PB, यह हमें दे रखा है। अब नाउ P A बार या A डैश intersection B, this thing is equal to PB minus P
A इंटरसेक्शन B, ये हम पहले से ही ये रिजल्ट देख चुके हैं, एडिशन थ्योरम के जस्ट बाद में इस रिजल्ट को देखा था. नाउ दिस थिंग इज PA इंटू PB, PA इंटू PB. तो PB ये कॉमन ले लिया, 1 माइनस PA, तो ये हो गया PA बार इंटू PB. सो PA बार बोल दें, PA डैश बोल दें, वो सब एक ही बात होती है, ठीक है. सो PA डैश इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू दिस थिंग, means simultaneous probability of simultaneously occurrence of A prime intersection B is equal to product of individual probabilities of A bar and B. ये आ गया. इसका मतलब ये कैसे हो गए, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो गए. implies that A dash and B are independent events. इंडिपेंडेंट इवेंट्स. तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हमें यहाँ से मिल गए. अब सेकंड पार्ट को और प्रूव करते हैं. सेकंड पार्ट तो सिमिलर है, हम थर्ड पार्ट पर आते हैं सीधे. थर्ड पार्ट, तो थर्ड पार्ट है हमारा ये. तो PA डैश इंटरसेक्शन B डैश. अब प्रूव क्या करना है, दिस थिंग इक्वल टू PA डैश इंटरसेक्शन PB डैश. तो इसको हम लिख सकते हैं सबसे पहले 1 माइनस PA union B. Now PA union B is PA plus PB minus PA intersection B. तो माइनस साइन बाहर है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस PA माइनस PB माइनस माइनस प्लस PA इंटरसेक्शन B. ये जो 1 माइनस PA है, इसको अभी PA डैश लिख सकते हैं, अभी लिख देंगे इसको. ये हो गया PA into PB. Now this thing is equal to PA dash minus PB कॉमन लिया, 1 माइनस PA. 1 माइनस PA अगेन वो हो जाएगा PA डैश, PA डैश. तो अब यहाँ से PA डैश कॉमन, ये हो जाएगा 1 माइनस PB, 1 माइनस PB हो गया PB डैश. तो यहाँ से अब ये प्रूव हो गया P ऑफ A डैश इंटरसेक्शन B डैश इक्वल टू P डैश इंटू PB डैश. इट मीन्स A डैश B डैश आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स. तो यहाँ अब हम कमेंट कर सकते हैं, implies that A डैश एंड B डैश आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स. ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो गए हैं. अब कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान रखना है. If A and B are independent events associated to a random experiment, then probability of occurrence of at least one event is equal to that is PA union B is equal to 1 minus PA bar intersection B bar. ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है. और इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 1 माइनस PA डैश इंटरसेक्शन B डैश, ठीक. क्योंकि ये A और B इंडिपेंडेंट है, तो A डैश B डैश भी इंडिपेंडेंट होंगे. और अगर इसको हम थोड़ा सा और देखें तो PA यूनियन B रिप्रेजेंट करता है प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एटलीस्ट वन इवेंट. इसका क्या मीनिंग है कि A अकर ना हो और B भी अकर ना हो, ठीक है. नॉन अकरेंस ऑफ A एंड B ऐसा ना हो, 1 माइनस दिस थिंग. तो इसका मतलब है कि कम से कम एक इवेंट अकर हो. तो ये ध्यान रखना है कि ये जो हम रिजल्ट लिख रहे हैं ये कब यूज करेंगे हम, जबकि ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं. सिमिलरली दिस कैन बी अप्लाई इनटू n number of elements. So if A1, A2, A3 up to AN are independent events associated with a random experiment, then P of A1 intersection A2 intersection up to AN, ठीक है,
यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एटलीस्ट वन इवेंट, ओके, यहाँ पर दोनों लिख सकते हैं, पी ए उनके साइमल्टेनियस अकरेंस या नॉन अकरेंस की प्रोबेबिलिटी को भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ हम अभी देख रहे हैं देन प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एटलीस्ट वन इवेंट, दैट इज पी A1 यूनियन A2, नॉट इंटरसेक्शन, P ऑफ A1 यूनियन A2 अप टू AN इज इक्वल टू 1 माइनस दिस थिंग। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, A1 इंटरसेक्शन B, यहाँ पर A1 B1 ले लिया है, दिस थिंग इज A1 डैश A2 डैश है, ये A2 डैश, ओके, तो A1 A2 A1 डैश A2 डैश और AN डैश, ऐसा भी हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स है तो दिस थिंग विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज ऑफ A1 डैश A2 डैश, जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो हमें ध्यान रखना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एटलीस्ट वन इवेंट जब भी पूछेगा तो हम क्या करेंगे, उनमें से किसी भी एक के भी अकर नहीं होने की प्रोबेबिलिटी हम फाइंड करेंगे, एक भी अकर ना हो, पहला भी ना हो दूसरा भी ना हो, यानी PA1 बार इंटू PA2 बार मल्टीप्लाई कर दिया, इसका मतलब इनमें से एक भी अकर नहीं हो रहा है, इसको 1 में से माइनस कर देंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एटलीस्ट वन इवेंट हमें वहां से मिल जाएगा। अब जैसे एक क्वेश्चन है, अ बैग कंटेन्स 4 टिकट्स विथ नंबर्स दिस, ये 4 नंबर हमें दे रखे हैं, लेट AI बी द इवेंट that the ith digit of the number on the ticket drawn is 1, discuss the independence of events A1 A2 A3 up to AN, नहीं A1 A2 A3 बस। अब इसको कैसे करेंगे तो जो टिकट्स हैं उन पर नंबर है 112 121 211 211 एंड 222। सबसे पहले P ऑफ A1 फाइंड किया, P ऑफ A1 मतलब कौन सी प्रोबेबिलिटी हम फाइंड कर रहे हैं यहाँ पर कि A1 का मतलब है वो जो टिकट्स पे नंबर है उसमें फर्स्ट डिजिट 1 है, तो फर्स्ट डिजिट 1 वाले 2 चॉइसेस हैं, टोटल 4 हैं, तो हमें यहाँ पर 1/2 मिलेगा। सिमिलरली PA2 फाइंड किया, सेकेंड प्लेस पर 1 जो है वो 2 टाइम्स है, तो अगेन 2/4 से 1/2 मिला। थर्ड प्लेस पर फिर से 2 ही चॉइसेस हैं, तो 2/4 से ये 1/2 मिला। अब PA1 इंटरसेक्शन A2 का मतलब है कि फर्स्ट प्लेस पर फर्स्ट डिजिट 1 और सेकंड डिजिट भी 1 हो, तो ऐसा एक ही केस है 1 1 2 वाला, ये वाला, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगा 1/4। PA2 इंटरसेक्शन A3 सेकेंड थर्ड पर 1 1, ये भी एक ही है, अगेन 1/4, और PA3 इंटरसेक्शन A1 ये भी 1/4 है। अब इनका अगर हम प्रोडक्ट देखेंगे तो PA1 इंटरसेक्शन A2 इज इक्वल टू व्हाट, PA1 इंटू PA2, इसके इक्वल आ गया। ऐसे ये PA2 इंटू PA3 और ये आ गया PA3 इंटू PA1। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इट मीन्स इवेंट्स आर पेयर वाइज इंडिपेंडेंट। लेकिन अब ये म्यूचुअली इंडिपेंडेंट भी है या नहीं है, उसके लिए हमें फाइंड करना पड़ेगा PA1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3। तो ऐसा यहाँ पर 111 वाला कोई भी नंबर नहीं है, टिकट ऐसा एक भी टिकट नहीं है जिसमें 111 हो, ठीक है, तो ये आ गया 0। सो दीज इवेंट्स आर पेयर वाइज इंडिपेंडेंट बट नॉट म्यूचुअली इंडिपेंडेंट। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं म्यूचुअली इंडिपेंडेंट या फिर पेयर वाइज इंडिपेंडेंट के क्वेश्चंस को इस तरीके से किया जा सकता है। एक और क्वेश्चन है, अ बैग कंटेन्स 5 balls alike in every respect except color,
ठीक है, और यहाँ पर एक कुछ एरर है इस वर्ड में, कलर्स, देयर ऑफ दीज बॉल्स आर वाइट एंड 2 बॉल्स आर ब्लैक, 3 होना चाहिए, ठीक है, 3 of these balls are white and 2 are black. We draw 2 balls at random from the bag without replacing them. If A is the event that first ball drawn is white, B is the event that second ball drawn is black. Are A and B independent events? ठीक है, तो अब इसको देखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर जो वाइट बॉल्स हैं वो हैं 3 और जो ब्लैक बॉल्स हैं वो हैं 2 ब्लैक बॉल्स, ठीक। और इवेंट ए इज द इवेंट दैट फर्स्ट ड्रॉन बॉल इज वाइट, ए है फर्स्ट ड्रॉन बॉल इज वाइट, और बी है, बी इवेंट क्या है, बी एंड बी इज द इवेंट दैट सेकंड ड्रॉन बॉल इज ब्लैक, सेकंड ड्रॉन बॉल इज ब्लैक। अब तो आप क्वेश्चन को करेंगे, तो क्वेश्चन वापस से रीड करते हैं। बैग कंटेंस 5 बॉल्स, टोटल 5 है, ठीक है ना, ये नंबर ऑफ बॉल्स दे दिया। अब वी ड्रॉ 2 balls at random from the bag without replacing them, रिप्लेस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर जब सबसे पहले फर्स्ट ड्रॉन बॉल इज वाइट, ये फाइंड करना है P of A, ठीक है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगा, 3/5 आएगा, ये तो 3/5 आ गया। अब PB हमने फाइंड किया, PB, तो जब PB हम फाइंड कर रहे हैं तो PB B जो है वो ये बोल रहा है सेकंड ड्रॉन बॉल इज ब्लैक, ठीक है, तो PB फाइंड कर रहे हैं। तो PB में क्या हो रहा है कि हो सकता है कि पहली बॉल, यहाँ 2 केसेस होंगे, हो सकता है फर्स्ट बॉल जो है वो हमें वाइट मिला, ठीक है, और फिर सेकंड ब्लैक, या हो सकता है पहला ब्लैक हो और सेकंड पे ब्लैक, सेकंड ब्लैक आना जरूरी है, सेकंड ड्रॉन, क्योंकि बी इवेंट बोला है कि सेकंड ड्रॉन बॉल इज ब्लैक। तो अगर फर्स्ट वाइट है तो ये 3/5 इनटू, अब एक बॉल कम हो गया है 4, लेकिन ब्लैक बॉल्स कितनी है 2, तो 2/4 प्लस, हो सकता है ब्लैक बॉल पहले आया हो तो 2/4 और 2/5 और फिर एक ब्लैक बॉल कम हो गया तो 1/4। तो फाइनली यहां पर जो PB हमें मिल रहा है 6 + 2 8/20 मीन्स 4/5, ये हमें 4/5 मिला। अब इनके साइमल्टेनियस अक्रेंस की प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। PA इंटरसेक्शन B, PA इंटरसेक्शन B का मीनिंग है कि पहला बॉल जो है वो व्हाइट कलर का आ गया है, 3/5। जब पहला बॉल व्हाइट कलर का आ चुका है तब दूसरा बॉल जो है वो हमें कैसा मिले, सेकंड ड्रॉन बॉल कैसा मिलेगा हमें, वो मिलना चाहिए ब्लैक, तो 2/4। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो जो हमें आंसर मिल रहा है वो मिल रहा है 3/10। इट मीन्स दीज 2 इवेंट्स आर नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ये इंडिपेंडेंट नहीं है। और क्वेश्चंस देखते हैं। A and B are 2 independent events. The probability that both occur simultaneously is 1/6. Neither of them occur is 1/3. Find the probability of occurrence of events A and B. इस क्वेश्चन में क्या है देखें, तो A और B 2 इवेंट हैं, A यूनियन B
क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी दैट बोथ अकर साइमल्टेनियसली पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 1/6 एंड पी ए बार इंटरसेक्शन बी बार इज इक्वल टू 1/3. फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ए एंड बी. ठीक है, तो क्वेश्चन में ये है इंडिपेंडेंट इवेंट्स, तो एक कंडीशन है बोथ अकर साइमल्टेनियसली दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर ऑफ देम अकर इज दिस थिंग. फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ए एंड इवेंट बी. ओके, इनकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी हमें बताना है, मतलब पी ऑफ ए एंड पी ऑफ बी फाइंड करना है यहाँ पर. ठीक है, अब यहाँ पर जो है इसको हम कैसे करेंगे, तो देखिए ये जो रिजल्ट है, क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो इसको हम लिख सकते हैं, हमने ये देखा था पी ए यूनियन बी, एक रिजल्ट पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू 1 माइनस पी ए बार इंटरसेक्शन बी बार. ये एक रिजल्ट होता है जब भी इवेंट्स इंडिपेंडेंट होते हैं. तो इसके प्लेस पर हम लिख सकते हैं 1 माइनस पी ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, 1 माइनस पी ए यूनियन बी. और पी ए यूनियन बी जो है वो यहाँ 1/3 है, 1 माइनस पी ए यूनियन बी लिखा, और ये तो 1/3 है, तो यहाँ पर ही आ जाएगा 1 माइनस 1/3, 2/3 इक्वल टू पी ए यूनियन बी. ठीक है, थोड़ा सा और सॉल्व करें. अच्छा, ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो दिस थिंग इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी इक्वल टू 1/6. ये इक्वेशन 1 है. अब इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, तो ये 2 इक्वल टू 3 टाइम्स ये हो जाएगा पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, दैट इज पी ए इंटू पी बी. ठीक है, और पी ए इंटू पी बी तो 1/6 है, उसको पुट भी कर देते हैं, तो 2 इक्वल टू 3 पी ए प्लस 3 पी बी माइनस 3 इंटू 1/6, ये 2 और आ जाएगा. तो जब एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 4 इक्वल टू 6 पी ए प्लस 6 पी बी. ठीक है, 6 पी बी. पी बी माइनस 1, इधर आकर ये हो जाएगा 5. ठीक है, तो 6 पी ए प्लस 6 पी बी इक्वल टू 5. अब ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इसको इससे हम ये फाइंड कर लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2. यहाँ पर अब हम PB सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो PB या ऐसा समझ लेते हैं 6 PB का वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 6 PB का वैल्यू कितना है 1/PA, तो 6 PA प्लस 1/PA इक्वल टू 5. देयरफॉर 6 P of A होल स्क्वायर माइनस 5 PA प्लस 1 इक्वल टू 0. ये यहाँ से हमें ये एक इक्वेशन मिला है, और इस इक्वेशन को अब सॉल्व कर लेते हैं. 2 और 3 इसके फैक्टर हो रहे हैं, तो उसको आगे जाके सॉल्व करते हैं. 6PA स्क्वायर माइनस 5PA प्लस 1, 6PA होल स्क्वायर माइनस 5 टाइम्स P of A plus 1 equal to 0, and 6 P of A whole square minus 3 P of A minus 2 P of A plus 1 equal to 0. यहाँ से कॉमन आ गया 3,
तो 2 3 pa कॉमन ले रहे हैं, 3 p ऑफ a कॉमन, यहाँ पर आ जाएगा 2 टाइम्स p ऑफ a माइनस 1 माइनस कॉमन 2 टाइम्स p ऑफ a माइनस 1 इक्वल टू 0, implies that 2 p of a minus 1 equal to 0 और 3 p of a minus 1 equal to 0, implies that p of a is equal to 1 by 2, p of b is equal to 1 by 3. हाँ, p of a equal to 1 by 3, दोनों में से कुछ भी ले लो आप और उसके करस्पॉन्डिंग हम अब वो फाइंड कर लेंगे, ये 1 by 3. अब PA यहाँ पर हमें मालूम है कि PA इंटू PB ये 1 by 6 है, तो अगर यहाँ 1 by 2 लिया तो वो 1 by 3 आ जाएगा, तो बस ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा. इफ PA is equal to 1 by 2 then P of B is equal to 1 by 3 and if P of A is equal to 1 by 3 then P of B is equal to 1 by 2. तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को किया.